क्या दोस्तों आपको पता है देश के पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ किसने किया है? हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की? हाल ही में सुर्खियों में रहा A68A क्या है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी GK 2020 चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में देश के पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ किसने किया है? देश के पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 29 दिसंबर यानी कि कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, शॉर्ट में बोले तो EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। और यह न्यू भाऊपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किसने और कहां किया? तो EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ और उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रयागराज में किया। और प्रयागराज बोले तो प्रयागराज का पूर्व का नाम क्या था? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर EDFC के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जिसे खोला गया है प्रयागराज में। और न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन की दूरी कितने किलोमीटर की है? तो यह दोनों स्थानों की दूरी तकरीबन 351 किलोमीटर की है। और न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन कितने रुपए की लागत से बनाया गया है? तो यह नया सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन से क्या फायदा होगा? कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम बनाएगा। और यह नए सेक्शन पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ा सकते हैं। और कॉरिडोर के ट्रैक पर कितनी रफ्तार से मालगाड़ी चलाई जा सकेगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और यहां आप इस कॉरिडोर को देखिए, यहां दोस्तों है यह पूर्व का कॉरिडोर और इसी तरह का एक पश्चिम का कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 1340 किलोमीटर होगी। और यह हमारे बॉम्बे को दिल्ली से जोड़ेगा। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर लंबा मार्ग है और यह पंजाब के लुधियाना के पास साहनेवाला से शुरू होता है। कहां से? यह लुधियाना के पास साहनेवाला से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। यहां इस कॉरिडोर का आप रूट देख सकते हैं। तो यह समाप्त होता है यहां पश्चिम बंगाल के दनकुनी में और जिसकी लंबाई कितनी है? 1839 किलोमीटर। और यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। और स्थानीय उद्योग यानी कि विभिन्न जिलों के विभिन्न उद्योग हमारे भारत देश में क्या थे? जैसा कि कानपुर देहात जिले का पुखरिया क्षेत्र है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए विख्यात है। तो औरैया जिला डेयरी क्षेत्र के लिए पूरे भारत में विख्यात है। और इटावा जिला कपड़ा उत्पादन, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए विख्यात है। और कांच के सामान के उद्योग के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है। और पोल्ट्री उद्योग बुलंदशहर जिले के खुर्जा में यह ख्यात है। और हिंग उत्पादन के लिए हाथरस जिला, तो ताले और हार्डवेयर के लिए यह अलीगढ़ जिला पूरे भारत देश में विख्यात है। तो यह फैक्ट भी हमें याद रखने चाहिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। आपको हमारा यह तरीका अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं सुनील कोठारी, वो हमारे भारत देश के एक जाने माने नृत्य इतिहासकार थे जिसका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें वर्ष 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और सुनील कोठारी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से लिखा है। और आपको भी पता है कि हमारे भारत में कला और संस्कृति से जुड़े क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ हमें इस फैक्ट को भी याद रखना चाहिए कि भरत मुनि द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र नृत्यों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यह 8 शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किस नाम से फेमस है वो भी हमें याद रखना चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर भारत में कथक, केरल का प्रसिद्ध यह शास्त्रीय नृत्य है कथकली, तो केरल में मोहिनी अट्टम भी फेमस है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, असम का सत्रिया और मणिपुर का मणिपुरी। तो यह हमारे भारत देश के यह 8 शास्त्रीय नृत्य। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम में स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? यहां आप देख सकते हैं यह दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम और यहां पर स्वर्गीय अरुण जेटली की एक प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह को। यहां आप देख सकते हैं यहां अरुण जेटली जी की यह प्रतिमा का अनावरण करते हुए। तो अमित शाह कौन है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है। और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है दिल्ली में स्थित है। और किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? तो पहले नाम था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, अब नाम कर दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। नई दिल्ली के अरुण जेटली पार्क में श्री जेटली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। उन्होंने कहां पर? अरुण जेटली पार्क में स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। और भी एक क्वेश्चन सुर्खियों में आ सकता है, पटना में अरुण जेटली की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, तो यह पटना शहर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और 26 मई 2014 को जेटली को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। और भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने 9 नवंबर 2016 से भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से महात्मा गांधी की श्रृंखला की 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोट है उनका विमुद्रीकरण किया था, डिमोनिटाइजेशन किया था। कौन सी तारीख थी? 9 नवंबर 2016 को। और उस वक्त हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली साहब। तो यह फैक्ट भी हमें याद रखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिक, ताजा, ऑर्गेनिक उत्पाद जॉइंट रॉक बी हनी निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख उत्पाद है? पहले तो इसका नाम पढ़िए, जॉइंट रॉक बी हनी। इमेज में आप देख सकते हैं यह मलयाली जनजाति का एक प्रमुख उत्पाद है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलयाली जनजाति। तो ट्राइब्स इंडिया के आउटलेटों तथा 8वें हमारे घर से आपके घर अभियान में इसकी वेबसाइट में 35 से अधिक नए आकर्षक रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद शामिल किए गए। इसमें यह एक शहद भी था। और जायंट रॉक बी हनी, इस शहद की बात करें तो यह शहद ज्वार, इमली तथा काली मिर्च के रस से तैयार होता है। और मलयाली जनजाति समूह उत्तरी तमिलनाडु में पूर्वी घाट से आता है और उस क्षेत्र में इसकी आबादी लगभग 3,58,000 है और सबसे बड़े जनजातीय समूह भी है यह मलयाली जनजाति। अनेक प्रकार के प्राकृतिक और स्थायी उत्पादों के साथ ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस हमारे जनजातीय भाइयों की सदियों पुरानी परंपराओं को दिखाता है। यानी कि आप ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस के जरिए यह जनजातीय के जो उत्पाद है
क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है उनको खरीद सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सनरोज फूल की एक नई प्रजाति की खोज कहां की? इमेज में देख सकते हैं सनरोज की एक नई प्रजाति की खोज हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, वैज्ञानिकों ने सनरोज एक नई प्रजाति की खोज आंध्र प्रदेश के किस जिले में की है? प्रकाशम जिले में इस फूल की नई प्रजाति को खोजा गया है और यह पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक जंगली सनरोज है और सनरोज का नाम क्या रखा गया है? पोर्तुलाका लालजी। क्या नाम रखा गया है? पोर्तुलाका लालजी। लेकिन यह लालजी सिंह है कौन? तो इमेज में आप देख सकते हैं सनरोज का नाम लालजी सिंह के नाम पर रखा गया है और वह बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रख्यात वनस्पति शास्त्री थे। तो यहां आप देख सकते हैं सनरोज का नाम इस बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रख्यात वनस्पति शास्त्री के नाम पर रखा गया है, नाम है लालजी सिंह। और पोर्तुलाका लालजी के फूल लाल गुलाबी रंग के होते हैं और यह लगभग 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। ये पौधे चट्टानी दरारों में 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इस पौधे के फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे जून और फरवरी के बीच खिलते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, 100वीं किसान रेल निम्न में से किस दो स्थानों के बीच चलेगी? हाल ही में कल ही यह 100वीं किसान रेल का उद्घाटन किया गया, यानी कि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और यह संगोला और शालीमार यह दोनों स्थानों को जोड़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संगोला और शालीमार। लेकिन यह संगोला और शालीमार किस राज्य के प्रमुख स्टेशन है वो भी हमें याद रखना चाहिए। और हमारे भारत देश में जब पहली किसान रेल चलाई गई वो देवलाली और दानापुर के बीच। तो देखो भारत की 100वीं किसान रेल को कब लॉन्च किया गया? 28 दिसंबर 2020 को। और यह ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला, किस राज्य का संगोला स्टेशन? महाराष्ट्र का, और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी, जिसको हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और इस ट्रेन में शामिल मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, ड्रमस्टिक, प्याज जैसी सब्जियों का परिवहन किया जाएगा। और इसके अलावा यह संतरे, अंगूर, केला, अनार इत्यादि का भी परिवहन करेगी यह किसान रेल। लेकिन इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन हमें याद रखने चाहिए। किसान रेल की पहली मल्टी कमोडिटी सेवा कब शुरू की गई थी? तो किसान रेल की पहली मल्टी कमोडिटी सेवा शुरू की गई थी अगस्त 2020 में। और इस सेवा को किस दो स्टेशनों के बीच शुरू किया गया था? महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच यह पहली किसान रेल चलाई गई थी। और किसान रेल सेवा ने अब तक कितने टन कृषि उत्पादों का परिवहन किया है? किसान रेल ने अब तक 27,000 टन कृषि उत्पादों का परिवहन किया है। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी है? हमारी भारत सरकार ने 50% सब्सिडी दी है। और किसान रेल की बात करें, किसान रेल का विचार केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। लेकिन किसान रेल योजना का लक्ष्य क्या था? दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों के लिए नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण करना। और इसमें फ्रेट और एक्सप्रेस ट्रेनों में रेफ्रिजरेटेड कोच शामिल है, यानी कि रेफ्रिजरेटेड कोच भी शामिल है क्योंकि इसका जो आवरण है वो ठंडा बना रहे। भारतीय रेलवे ने कितने टन की क्षमता वाली रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन विकसित की है? तो हमारे भारतीय रेलवे ने 17 टन की क्षमता वाली रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन विकसित की। और ये पार्सल वैन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के माध्यम से खरीदे गए थे। और भारतीय रेलवे के पास वर्तमान में 9 ऐसे रेफ्रिजरेटेड वैन है और इस वैन का किराया सामान्य मालगाड़ी का 1.5 गुना है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल रूप से देश के कितने समुद्री तटों पर अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमारे भारत देश में ऐसे 8 समुद्री तट है जिसको अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। यानी कि 8
8 ऐसे समुद्री तटों पर इस तरह का अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। इमेज में आप देख सकते हैं यहां जो फ्लैग फहराया गया। श्री प्रकाश जावड़ेकर बोले तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और उन्होंने वर्चुअल रूप से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया। और ब्लू फ्लैग क्या है और किसके द्वारा दिया जाता है यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेबल है, जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जिन स्थानों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराए गए ऐसे 8 समुद्री तट है, तो वो किस राज्य में स्थित है वो भी हमें याद रखना चाहिए। केरल का कप्पड़, गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, जहां पर हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां यह घोघला द्वीप पर गए थे। और कर्नाटक के 2 समुद्री तट है, एक है कसरकोड और दूसरा है पदुबिद्री। और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर, यह 8 समुद्री तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और भारत ने 13 तटीय राज्यों में आई एम सेविंग माई बीच अभियान एक साथ भी लॉन्च किया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे किस देश की यात्रा की? हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में दक्षिण कोरिया देश की यात्रा पर गए हैं। 3 दिवसीय यात्रा की है और आज मनोज मुकुंद नरवणे का लास्ट डे है। 30 दिसंबर को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दक्षिण कोरिया गणराज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर है, यानी कि 28 दिसंबर से 30 दिसंबर, यानी कि आज उनका लास्ट डे है। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत कोरिया गणराज्य रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में विचार विमर्श करना। और जनरल एम नरवणे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के राष्ट्रीय समाधि स्थल और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्वालियर। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी कहां पहुंचते हैं? ग्वालियर पहुंचते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान किसको प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया? प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया बहुचर्चित संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को। और 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा। और तानसेन का एक दूसरा नाम है रामतनु मिश्रा। रामतनु मिश्रा एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, गायक और संगीत रचयिता थे। रामतनु मिश्रा को तानसेन का शीर्षक किसने दिया था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने रामतनु मिश्रा को तानसेन का नाम दिया था, तानसेन नाम दिया था। और तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियां की उपाधि दी थी। इमेज में देख सकते हैं अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? मियां की उपाधि दी थी। ओके, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा A68A क्या है? सुर्खियों में रहा यह शब्द A68A यह एक हिमखंड है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमखंड। और हिमखंड बोले तो आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं एक बर्फ की बहुत ही बड़ी चट्टान, और आपको इसका क्षेत्रफल जानकर हैरानी होगी। तो आइसबर्ग अथवा हिमखंड उसे कहते हैं जो ग्लेशियर या आइस शेल्फ से टूटकर खुले पानी में तैर रहे हो। ये समुद्र की धाराओं के साथ बहते भी है। आइसबर्ग A68 कहां है? A68A हिमखंड लगभग डेलवेयर देश के एक आकार का है, यानी कि एक देश जितना बड़ा आकार का यह है आइसबर्ग।
जुलाई 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। तब से यह दक्षिण जॉर्जिया के दूर दराज के द्वीप की ओर बह रहा है, जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते विशालकाय आइसबर्ग A68A का क्षेत्रफल करीब 5800 वर्ग किलोमीटर का है। यहां आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, 5800 वर्ग किलोमीटर का। यह तैरता हुआ बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। 11वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किसने तैयार की है? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना अमेरिका देश ने तैयार की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की? अमेरिका 2026 के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव भी रखेगा। और साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति भी मिल गई है, यानी कि व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिल गई। और परमाणु रिएक्टर की बात करें तो परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र है। एक रिएक्टर का मुख्य काम परमाणु विखंडन को हाउस और नियंत्रित करना है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा जारी करते हैं। इसे बोलते हैं परमाणु रिएक्टर। 12वां क्वेश्चन, 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता है? हमारे MS धोनी ने यह खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। यहां पढ़ सकते हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको नवाजा गया? MS धोनी को 2011 के मामले में। MS धोनी ने 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज क्या नाम है इयान बेल को वापस बुलाने के अपने निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीत लिया है। और साथ ही इस घटना ने 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी जीता है। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब की बात करें तो 2011 में कौन विजेता बने? MS धोनी। 2018 में यह खिताब किसने जीता? केन विलियमसन। केन विलियमसन किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। 2019 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको मिला? हमारे विराट कोहली को यह पुरस्कार मिला। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की? एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। और राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया है। अभियान का नाम मत भूलिएगा, एक जिला एक शिल्प अभियान। और जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो, साल 2020 में मध्य प्रदेश कौन कौन सी खबरों के कारण हाईलाइट में रहा, यह वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप स्टेट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी किसको चुना गया? दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। और रोनाल्डो ने साल 2020 के बेस्ट खिलाड़ी चुने जाने पर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी बधाई दी है, यानी कि 2020 का फुटबॉलर सर्वश्रेष्ठ किसे घोषित किया गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, वो भी मैंने आपको बताया था। 15वां क्वेश्चन, 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? विशाखापत्तनम को 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार मिला है विशाखापत्तनम नगर निगम को। आवास
और शहरी मामले मंत्रालय ने विशाखापत्तनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है और विशाखापत्तनम को उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार 1 जनवरी 2021 को दिया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में यह आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मिर्जापुर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय का पुरस्कार जीता है। तो नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ को प्रथम स्थान और हरिहरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में आयकर विभाग ने किस नाम से एक पहल शुरू की है? आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नाम से एक नई पहल शुरू की है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, झटपट प्रोसेसिंग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने दिया है। उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है कन्हैयालाल, चौधरी मनीष, वेचत राठवा, रसीला डामोर, मेर सोनल, चौधरी प्रतीक, नीतीश कुमार, चावड़ा पूजा। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चौधरी अशोक भाई, आशा सुथार, कमलेश डोडिया, मुकेश राठवा, परमा चिराग, रविंद्र भानवर, प्रेम राम, लवकुश शाह, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। प्रहलाद फतेहपुरा, आरबी एंटरप्राइजेस, दिव्या पटेल, विक्रम राठवा, सवजी ठाकुर, करण सतवारा फ्रॉम बोटाद, अमित मौर्य और पंचाल कंदरपा। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? दिन के समय अपनी सौर ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए, आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। कल का वीडियो आपने देखा है ध्यान से तो आंसर पता ही होगा, और आंसर पता है तो लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और इसका जिक्र आज मैंने आपको बीच वीडियो में ही किया है, तो इस शहर का नाम आप पता चल गया? वेरी गुड, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बहुत ही अच्छा द्वीप भी वहां है जिसका हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां दौरा भी किया। चलिए ठीक बात है, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।